आज के सेशन में कवर करेंगे कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स, फॉरेक्स के बेसिक्स, उसके बाद एलआरएस हमने पढ़ा था और ये उस कड़ी में यूनिट 3 है। कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स नए लेसन हैं। होपफुली आपको मजा आएगा इस क्लास में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और आज के क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, बहुत कुछ है आपके स्क्रीन के ऊपर, लाइक सिंपल एंड विजुअल गाइड फॉर बैंकर्स ऑन ग्लोबल बैंकिंग लिंक्स, नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, स्विफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, एनआरआई बैंकिंग लाइक एसएनआरआर, बहुत कुछ है आज पढ़ने के लिए। कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग देखेंगे, नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो देखेंगे, पेमेंट गेटवेज देखेंगे जैसे स्विच, चिप्स, फेडवेयर, चैप्स, एनआरआई बैंकिंग के कुछ नियम देखेंगे, एनआरआई अकाउंट के टाइप्स देखेंगे एंड एनआरआई इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स के ऊपर भी हम नजर दौड़ाएंगे। ठीक है, सो सेशन विल बी बाइलिंगुअल। दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वेरी सेशन। ट्रेड फाइनेंस का फुल बैच लॉन्च हो चुका है। अगर रिटिन होता है चांस ना की बराबर है, बट अगर होता है तो पूरा रिटिन के कंटेंट दिए जाएंगे। बट अभी फिलहाल आपको इंटरव्यू और कोर फॉरेक्स के ऑपरेशन रिलेटेड कंटेंट पढ़ाया जाएगा और फिर मॉक इंटरव्यू गाइडेंस, फिर प्रीवियस ईयर मॉक में क्या हुआ था क्या नहीं, वो सब शेयर किया जाएगा सो दैट यू स्टे अहेड इन द रेस्ट। ठीक है, जो ज्वाइन अभी करना चाहते हैं डेडिकेटेड बैच में कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट लिस्टिंग का इंतजार करना है तो करिए। जो इस कोर्स में आएंगे वो चाहेंगे तो फिर ट्रेड फॉरेक्स या फिर फाइनेंस फॉरेक्स सर्टिफिकेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स इसमें इंक्लूड हो जाएगा अगर आपने नहीं किया है। सो इन पार्ट 1 लेट्स गो इनटू कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग। ओके, व्हाट इज कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग इन सिंपल वर्ड्स? Banking, who is a correspondent bank, means a bank abroad that acts as an agent of your bank, handling payments, collections and documents in a foreign country. So your bank doesn't need to open a branch there, right? तो कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग क्या है कि आप अपना एक बैंकिंग एजेंट टाइप का ओपन करेंगे दूसरे फॉरेन कंट्रीज में। मान के चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस तो पूरे वर्ल्ड में है ही, बट हर सिटीज में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ तो बड़े बड़े जगहों पे, जैसे कुआलालंपुर हुआ, सिंगापुर हुआ। कुआलालंपुर में तो शायद मैंने देखा नहीं है, सिंगापुर में देखा है एसबीआई के ब्रांचेस एंड एटीएम्स भी है एसबीआई के, बट हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, दुबई में शायद एक जगह पे देखा है मैंने, दुबई में बीओबी के तो ब्रांचेस है ही, तो बट हर जगह पे नहीं होता है क्योंकि उतना फुटफॉल नहीं होगा। मान के चलिए आप टोक्यो में जाएंगे या फिर किसी क्योटो में, जापान के क्योटो में जाएंगे, ठीक है, फिलीपाइंस के मानिला में जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा इंडियंस के रॉस नहीं है। इंडियंस तो हर जगह पे अवेलेबल हैं बट रॉस नहीं है। वहाँ पे एक ब्रांच खोलना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव मैटर हो जाता है, राइट? So your bank doesn't need to open, but he appoints somebody with banking services, like business correspondents BC, क्योंकि वो रिमोट गांव, हर एक गांव में तो ब्रांच ओपन नहीं किया जा सकता, बट गांव से एक आदमी को बीसी बनाया जा सकता है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। गेटिंग माय पॉइंट? कॉरेस्पोंडेंट बैंक मींस द बैंक व्हिच एक्ट्स एज एन एजेंट टू द प्रिंसिपल बैंक so that the bank doesn't open an account in every corner of the country, right? So why we need it? For global reach, for low cost, because opening a branch is a very expensive affair. License hurdles in many countries, there are many new rules. उनके banks, India के rules, उनके देश का नियम, बहुत कुछ होगा। And serve expats means Indians abroad can be served. Expats means our people, our men there. तो Indians abroad, our diaspora है, तो उनको भी serve किया जा सकता है through this network. And it will also help in cross border trade, international trade में document handling. In cross border trade we need so much of documentary loans. What are the documentary credits, documentary loans? What is document handling? They collect LC claims, checks, bill of exchange and trade documents on behalf of your bank. They deal in forex business, they manage in client relation. Okay, so what are extra cares needed? Risk and FATF recommendation. Why extra care is needed? Because cross border correspondent banking is higher risk than local banking. International banking में risk ज़्यादा होता है, because there are country risk, operational risk, counterparty risk, interest rate risk, so much geopolitical risk, so many risks are involved. So money crosses countries, rules and jurisdictions, so banks must do deeper research. FATF recommendation 13 को भी फॉलो करना होता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड EDD एनहांस्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस भी करना होता है।
इन इंटरनेशनल बैंकिंग सिंप्लीफाइड सीडीडी इज नॉट अवेलेबल। जैसे हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकता कस्टमर, उसको सिंप्लीफाइड सीडीडी के थ्रू कर देते हैं, स्मॉल अकाउंट्स एटसेट्रा, ये सब नहीं हो सकता। ओके, सो what is the golden rules? Banks must refuse to deal with correspondents who do not report large international or domestic transactions to their national control agency and do not have strict information sharing safeguards. अगर information वो conceal कर रहे हैं, if they hide information with such organizations and such countries, you should not do any business, because banking is a very tightly regulated business. Okay. तो फंक्शंस ऑफ करेस्पॉन्डेंट बैंक क्या करता है? क्लियरिंग हाउस में हेल्प करता है, कलेक्शन ऑफ बिल, मेकिंग पेमेंट्स, ओडी, शॉर्ट टर्म लोन्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज, बैंकर एक्सेप्टेंस, फॉरेक्स, कस्टोडियल सर्विसेज, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, क्रेडिट रिपोर्ट्स, ये सब में मदद करता है। सो आई वाज टेलिंग यू हाउ इट हेल्प्स इन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट था, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग। यू ऑल नो दैट in international banking, documentary credit plays a very huge role. What is documentary credit? The loans where documents are very much necessary, like letter of credit. Letter of credit में document मिलने पर ही आप LC रिलीज करते हो या फिर क्रिस्टलाइज करते हो। Getting my point? So why you need documents? To handle letter of credit. Letter of credit, in other words, called as LC and BG, are called as documentary credits. You give loan against the specific documents. Clearing house functions, clearing house, sending money from one place to another. किसके अकाउंट में जाएगा, किसके अकाउंट से डेबिट होगा, किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, to whom it will be credited, from whose account it has to be debited, that has been categorized in clearing house functions. Okay. Collections like trade bills, collecting checks, payment follow-up, cash letters, lock boxes, safeguards, पेमेंट्स में आता है, ओवरड्राफ्ट एंड इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करता है। यू कैन ओपन सर्विसेज विदाउट एनी अकाउंट रिलेशनशिप, मतलब कस्टमर का अकाउंट नहीं है फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कहाँ पे आप कस्टमर को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एन अकाउंट? नॉर्मली जैसे नॉर्मल ब्रांच बैंकिंग में सर्विंग ए कस्टमर विदाउट हैविंग एन अकाउंट। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दैट? आप किस तरह से उस कस्टमर को हेल्प करते हो या फिर सर्विस देते हो जिसका अकाउंट आपके पास नहीं है? ऐसा कुछ एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सच ए केस? थर्ड, वॉक-इन एनईएफटी। यस, वॉक-इन एनईएफटी, वेरी गुड। डीडी में भी आप मदद कर सकते हो, डीडी में मदद कर सकते हो। सो सिमिलरली इन इंटरनेशनल बैंकिंग, in LC advising means tells the beneficiary that LC has been opened in their favor. LC confirmation, buyer's credit, supplier's credit, bankers acceptances, guarantees mean bank guarantee, bid bond guarantees, performance guarantee, bankers acceptance, accepting drafts from other sources, suppliers credit arranged from Indian importers, ये सब में आप मदद कर सकते हो। फॉरेन सर्विस, कस्टोडियल, ट्रेड रेफरल, सरप्लस, फंड रेजिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार। चलिए, नाउ लेट्स डाइव इनटू द कोर कंटेंट। in correspondent banking we have major 3 accounts, they are nostro, vostro and loro accounts। ये correspondent banking के 3 चीजें हैं। we are generally reading types of NRI accounts or types of accounts in international banking। so why banks keep accounts with each other? क्यों बैंक अपने आपस में अकाउंट रखते हैं? to handle payments, receipts, collections, investment, reimbursement in another country, you need another account in a different country. So nostro means our account with you, हमारा दिल आपके पास है, my heart is with you is nostro account. Okay, our money in your account, my bank's account in another country. vostro, your account with us, अमेरिका का अकाउंट इंडिया में है, अमेरिकन अकाउंट इन इंडिया, आपका दिल हमारे पास है। लोरो अकाउंट, लोरो अकाउंट मतलब किसी और का प्यार, ठीक है, किसी और का अकाउंट किसी और के देश में। ए थर्ड बैंक्स अकाउंट इन ए डिफरेंट कंट्री। लेट्स डाइव इनटू नोस्ट्रो अकाउंट। बेसिक है, बेसिक तो बहुत लोगों के लिए बेसिक भी जरूरी है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बेसिक जरूरी है। नोस्ट्रो इज ए लैटिन वर्ड मींस आवर्स। नोस्ट्रो का मतलब होता है आवर्स, हमारा, ठीक है। तो एसबीआई इंडियन बैंक है, तो एसबीआई का होम ब्रांच ओपन करता है एक नोस्ट्रो अकाउंट सिटी बैंक यूएसए में। सो दैट सिटी बैंक अकाउंट इज ए नोस्ट्रो अकाउंट फॉर अस। This is SBI's one money parked abroad in USD with a partner bank.
that is a nostro account. Opposite is the vostro account, Citibank's account in India. ठीक है, बहुत सारे अमेरिकन्स आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, डूइंग ट्रेड, डूइंग बिजनेसेस, डूइंग हैविंग some personal interest or business interest in India. So for them, for their USA clients, Citibank opens an Indian bank here in Mumbai. So that is a vostro account for SBI. SBI calls this is a vostro account. ठीक है, और लोरो अकाउंट मीन्स देयर अकाउंट विद देम. एसबीआई का अकाउंट सिटी बैंक में है and we all are working in PNB, so we are referring to that account. So we will tell, so in a loro account of SBI, Citibank has parked $2 million. For us it is their account, their business. Okay, so loro account is what? Loro account is what? वो आपके गली नुक्कड़ में या फिर आपके जो चाची होते हैं ना, मतलब कान भरने वाले, बैठ के बात करते हैं कि उसकी बेटी इसके साथ भाग गई, ये हुआ, उसका बेटा फेल हो गया है, वो दारू पीने लगा है, बैठ के चर्चा करते हैं ना, बैठ के अननेसेसरी गॉसिप्स, वो पास नहीं कर पाएगा, लड़का बिगड़ गया है, ठीक है, ये सब बातें करते हैं ना. तो फिर लास्ट एंड में क्या बोलता है? उनकी मामला है, उनकी जिंदगी, उनकी मर्जी, हमें इससे क्या. सो दैट इज लोरो अकाउंट, देयर लाइफ, देयर थिंग, देयर डिस्कशन, हमें क्या, हमें नया बिजनेस करना है. यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज लोरो अकाउंट? Loro account is nothing but the gossip of the chachis, these aunties in a kitty party of your society. Getting my point? So that is Loro account. Clear? ठीक है. What is a Loro account? When somebody asks in interview, it is the gossip of our aunties and chachis. Right? No, ऐसा नहीं बोलना है. ये लेमैन के टर्म में आपको मैंने समझा दिया. Loro account is means SBI का सिटी बैंक में अकाउंट है. ठीक है, for SBI it is nostro account, for Citibank it is vostro account, and here in PNB we are discussing that have you heard that SBI has parked 1 crore rupees in Citibank, $1 million in Citibank's Loro account? Means that two types of account for a third party's lens, third party's point of view is called as a Loro account. Their matter, their thing. Getting my point? सो ये दोनों टाइप के अकाउंट लोरो अकाउंट है फॉर ए डिफरेंट पार्टी, फॉर ए डिफरेंट पार्टी. ओके, यू आर क्रेडिटिंग मनी इन योर सेविंग्स अकाउंट, बट इट इज ए डेबिट फॉर द बैंक. यू गेटिंग इट? मीन्स आपने पैसा उठाया, एसबीआई हैज क्रेडिटेड, यू वेंट टू एटीएम, यू डेबिटेड द मनी, but it is credited from State Bank of India. Different point of view, different people, different point of view. Getting it? This is Loro account. Then let's discuss mirror account or a shadow copy. A mirror account is a shadow or a nostro account kept in their home bank's own books in the home currency for reconciliation and control. ठीक है, for reconciliation and control. ठीक है. Who is a real nostro account? Means at Citibank New York, maintained in USD, this is the actual cash position of SBI abroad. Okay, means सारा पैसा उठा लिया, $1,000 पड़ा हुआ है SBI का सिटी बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में, $1,000. Okay, what will SBI do? SBI has to report all the money, all the wealth he has into इंडियन करेंसी. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. इसको ट्रांसलेशन कहते हैं. मतलब मान के चलिए मेरे पास बहुत देशों में प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंडिया में भी है, बाहर भी अब्रॉड प्रॉपर्टी है. मेरी मम्मी जो है, शी इज नॉट दैट एजुकेटेड, उनको डॉलर का कन्वर्सन, यूरो का कन्वर्सन आता नहीं है. तो वो मुझे पूछेंगे एक दिन, बेटा तू कितने करोड़ों का मालिक है बता. तो क्या मैं उनको बताऊंगा कि मैं इंडिया में मेरे पास 10 करोड़ है, यूएसए में $25 मिलियन है, ग्रेट ब्रिटेन में मेरे 3 बंगलो हैं जिनके कॉस्ट उनके करेंसी में 300 मिलियन पाउंड्स है? ऐसा थोड़ी बताऊंगा. मैं कैलकुलेट करूंगा 300 मिलियन पाउंड्स इनटू 100 एज पर INR, तो माँ मेरे पास 10,000 करोड़ टोटल रुपया है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. ओके, और इसको जितना पैसा आपका अब्रॉड होता है उसको हम ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहते हैं.
क्योंकि जब वो ट्रांसलेट होगा तब तक अगर वार छिड़ गया तो भाई दिक्कत हो जाएगा. दैट इज दिस इज ए ट्रांसलेशन रिस्क और ए ट्रांसलेशन एक्सपोजर. गेटिंग इट? क्योंकि एंड में तो मुझे इंडिया में ही रहना है. अपने पड़ोसियों को जलाने के लिए मैं अपना वेल्थ जब डिस्प्ले करूंगा, बताऊंगा उनको, तो मैं थोड़ी यूएसडी, पाउंड, येन, चाइनीज रेमिनबी में उनको बताऊंगा. मैं उसको कन्वर्ट करके देखो मेरे पास 25,000 करोड़ है. ठीक है, मम्मी को जब बताऊंगा मैं थोड़ी उनको अलग पाउंड में बताऊंगा. उसी तरह से बैंक जब आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे थोड़ी अलग अलग करेंसी में रिपोर्ट करेंगे. वो किस में रिपोर्ट करेंगे? दे विल ऑल रिपोर्ट इन आईएनआर. सो व्हाट विल दे डू? दे विल ओपन ए मिरर अकाउंट. उसमें एक बस उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कन्वर्ट करके. $100 पड़ा हुआ है, $1,000 पड़ा हुआ है, मतलब नाउ प्राइस इज 92 रुपीज. सो दैट मीन्स वी हैव 92,000 रुपीज. दैट इज कॉल्ड मिरर कॉपी और मिरर अकाउंट. क्लियर? इंडिया में एक सिटी है हैदराबाद, उसको पाकिस्तान लेना चाहता था. ठीक है, ले नहीं पाया, तो पाकिस्तान ने अपने देश में एक सिटी का नाम रख दिया हैदराबाद. दैट इज मिरर कॉपी. यू गेटिंग इट? मिरर कॉपी. ले नहीं पाए ना, बस दिखाने के लिए कि हमारे पास भी हैदराबाद है, तो वो हैदराबाद रख लिया. पाकिस्तान को कश्मीर नहीं मिला. ठीक है, तो उसने क्या किया? जो छोटा सा टुकड़ा उसको मिला था गिलगिट बल्टिस्तान के साइड में, तो उसको बना दिया आजाद कश्मीर. मिरर कॉपी. You getting my point? So similarly, when you don't have, you have actual money kept in Citibank, but for calculation, for reporting, for understanding what is your net wealth, so you have a separate ledger, false money, but the exact replica of that account, जितना पैसा उसमें होगा बस आप उसको इस लेजर में डालेंगे. क्लियर? एलाबोरेट अगेन. सिंपल चीज है. यूएस नोस्ट्रो अकाउंट में आपका $100 रखा हुआ है. यू विल ओपन ए मिरर अकाउंट और ए मिरर लेजर अकाउंट. जो डॉलर में है उसको आप कन्वर्ट कर देंगे इंडियन करेंसी में और लेजर में लिख देंगे कि इतना है, क्योंकि वो आपका अकाउंट नहीं है. रिपोर्टिंग के लिए ये चीज आसान हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड मिरर कॉपी और ए लेजर. व्हेन ए क्रेडिट अपीयर्स इन नोस्ट्रो एट सिटी बैंक, ए डेबिट इज पास्ड इन एसबीआई मिरर एंड वाइस वर्सा. This makes end of day reconciliation, currency evaluation and profit booking easy and accurate. जिस तरह से वहां पे जाएगा पैसा, जो मनी वहां पे होगा, वहां पे क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे डेबिट दिखा के आप उसको मिररिंग करेंगे. ठीक है, होम करेंसी में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, चलिए समझ गए. बिल्कुल आगे बढ़ते हैं. नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो में डिफरेंस क्या है? नोस्ट्रो मीन्स आवर्स, वोस्ट्रो मीन्स योर्स, लोरो मीन्स देयर्स. It is in my bank, my country. Vostro is in foreign bank, foreign country. Loro is a third party thing. It is kept abroad. It is kept in our country. Whatever, in wherever it is in third party. Nostro is always in foreign currency. Vostro is in home currency. SBI's view, it is SBI's USD at Citibank. Citibank's point of view, it is INR at SBI. Okay. A simple phrase: our account with you, your account with us, their account with them. चलिए, some international and domestic payment gateways, let's look into it. स्विफ्ट, आप जानते हैं इंटरनेशनल पेमेंट में जैसे इंडिया में आप मनी ट्रांसफर करने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं? आईएफएससी. द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ दिस इज कॉल्ड स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. A member-owned cooperative that provides secure, standardized messaging between banks across the world. Headquartered at Hop, Belgium. Founded in 1973 with 239 banks across 15 countries. Later, the scale is improved. Okay, it replaced the telex system, erstwhile telex system. Now 200 plus countries, 198 countries हैं, तो फिर कुछ कुछ इंडिपेंडेंट ये को मिला के 200 कंट्रीज, मतलब सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड है. ठीक है, दैट व्हाट इट एक्चुअली डज, स्विफ्ट ओनली कैरीज द इंस्ट्रक्शन, इट डजंट मूव मनी और सेटल. इट कैरीज एन इंस्ट्रक्शन. सिंपल, पैसा क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन देता है, ये पैसा कैरी करता नहीं है. ठीक है, सो एवरी बैंक गेट्स
एंड 8 और 11 कैरेक्टर BIC स्विफ्ट कोड, नॉर्मली ये 11 कैरेक्टर का स्विफ्ट कोड होता है which identifies the branch and the country. How payment system manages customer request? An importer in India asks SBI to remit USD 50,000 to a supplier in USA. SBI sends MT103 code, means payment message, and sends it over SWIFT to Citibank. Nostro account debited, beneficiary account credited. Some common SWIFT codes: MT103 customer making payment, MT202 bank to bank transfer, MT700 letter, MT means money transfer, letter of credit issuance, MT760 guarantees, MT900 debit or credit information. Okay, स्विफ्ट इज द रेल दैट कैरी द मैसेज. स्विफ्ट इज ए मैसेंजर. इससे पैसा नहीं जाता है, वो मनी जाता है कि हम भेज रहे हैं आपको. बाद में वो एक्चुअल पैसा कैसे जाता है फॉरेन कंट्री? बैंक के नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू ही पैसा जाता है. ठीक है. Then comes CHIPS. CHIPS normally used in USA, Clearing House Interbank Payment System. It is a private USA-based wholesale system for large USA dollar payments. Location Newark City, headquarter. Purpose to settle large value cross-border USD payments. USD payments को settle करता है CHIPS. 40 to 50 larger international banks are its members. It also works with the SWIFT. Fedware. Fedware is a fund service of a real-time gross settlement system operated by the US. India का RTGS, USA का Fedware. Who runs it? 12 Federal Reserve banks used by almost every US chartered bank. इसको यूज करते हैं. CHIPS versus Fedware. CHIPS is private. Net settlement cross border. Fedware is central bank. Gross settlement mostly domestic. Gross settlement means real time में settle होगा, जितना पैसा है उतना settle होगा. CHIPS में क्या होता है कि net settlement, मतलब मैंने आपको 1 लाख दिया है, आपने मुझको 10,000 भेजना था, तो फाइनली 90,000 will be credited to your account. So that is net settlement. CHAPS, Clearing House Automation Payment System. It is a UK same day high value sterling payment system operated by Bank of England. Bank of England Bank of India की तरह नहीं है. Bank of England is like RBI of UK. So currency, it is in GBP, British pound sterling में ये होता है, Great Britain pound में होता है. It is net settlement based basis, typically used in by UK Central Bank for UK's own real time payment framework, जैसे हमारा NEFT होता है. Euro area settlement system. Target means Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express. Target Express Transfer System. Target, ये सब नया शब्द है आप लोगों के लिए. हम लोग कुछ नया लेकर आए हैं क्योंकि IBPS आजकल बहुत एंड IIB ये सब बहुत रिसर्च कर रहे हैं नया MCQ लाने के लिए, तो उनको भी बीट करने के लिए हमारा ये प्रयास है. रन बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक. Currency euro, settlement time real time gross settlement. Operator euro system. Current version is target 2 version is running. ये यूरोपियन कंट्रीज में होता है. अदर यूरोपियन पेमेंट सिस्टम यूरो 1, ठीक है, RTGS प्लस, स्टेप 1, स्टेप 2, सेपा, टिप्स. सेपा बहुत बार एग्जाम में आता है. सिंगल यूरो पेमेंट एरिया, सेपा. टिप्स टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट. ओके, चलिए. RTGS इंडिया में होता है, आपको बताया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. 2 लाख से ऊपर वाला अमाउंट RTGS में जाता है एंड इट इज रन 24/7. 14 December 2020 under the watch of Nandan Nilekani committee, NEFT RTGS has become 24/7 सर्विस. ओके, RTGS और NEFT के डिफरेंस तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके सामने एक बार देख लीजिए. NEFT 2019 में रियल टाइम हुआ था 24/7 और RTGS 2020 में. हिस्ट्री के डेट से याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी कभार आ भी जाता है, बट थोड़ा सा खाली याद रखिए. डेट नहीं चाहिए, ईयर याद रखिए. ठीक है. ये हैप्पी ईयरली बैच में जाता है और ये इंस्टेंट जाता है. विद इन 30 मिनट्स क्रेडिट हो जाता है. मैक्सिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम टाइम पे रियल टाइम पे क्रेडिट होता है, जैसे IMPS होता है. अच्छा, देन NRI अकाउंट्स को देखेंगे. और NRI अकाउंट को देखने से पहले NRI का डेफिनेशन देख लेते हैं. मैं फॉरेक्स के क्लास में हमेशा बताता हूँ
एनआरआई अकाउंट दो जगह पे डिफाइंड है, एक है फेमा में और एक है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए नियम अलग हैं और फेमा फॉरेन मैटर्स के लिए, फॉरेक्स मैटर के लिए अलग है। ठीक है, हाँ, फेमा का नियम देख लेते हैं, फिर मैं आपको इनकम टैक्स का दिखा देता हूँ। फेमा का पहले देख लेते हैं, क्योंकि फेमा हमेशा एग्जाम में फेमा वाला आता है, सीए के एग्जाम में इनकम टैक्स वाला आता है, पूछा जाता है, इन डेप्थ पूछा जाता है। फेमा पहले देख लेते हैं। फेमा says if somebody has stays in India more than 182 days, then only he is a resident Indian. Means I am traveling all over the world, but if I am staying in India for at least 183 days, then I am a resident Indian. Otherwise it is 180, otherwise I am a non-resident Indian, NRI. तो एनआरआई बनने के लिए, एनआरआई होने के लिए, क्योंकि एनआरआई में कभी कभार टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि उनको एनआरआई का डेफिनेशन मिले। ठीक है, तो अगर देश से बाहर कोई 183 डेज है या फिर देश के अंदर 183 डेज है, तो उसको इंडिया में हम रेसिडेंट मानेंगे। बाहर 183 डेज है तो उसको हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे। इनकम टैक्स में मिनिमम 182 डेज स्टे करना होता है करंट ईयर में, फेमा में मिनिमम 183 डेज। ठीक है, what is one more than 182 days? Sometimes exam question maker tries to fool you, tries to trick you, right? So more than 182 days means 183 days. So if asked in exam, for minimum how many days somebody should stay in India in order to be treated as a resident Indian as per FEMA Act, so your answer is 183 days. If the question says of more than what days, more than how many days somebody has to stay in India to become a resident Indian, then it is 182 days. ओके, इनकम टैक्स के नियम के ऊपर देखते हैं। इनकम टैक्स के नियम के ऊपर देखते हैं। इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स में दो तरह से होता है। पहले, इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अप टू 2026, मान के चलिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2026 तक आया था, वो मार्च 31 तक वो 183 डेज बाहर था, मतलब इंडिया में 182 डेज ही था, तब वो रेसिडेंट इंडियन माना जाएगा। मगर फेमा में नहीं माना जाएगा, बिकॉज फेमा आस्क्स हिम टू स्टे इन इंडिया फॉर 183 days, बट he stayed in India for only 182 days, then he will be treated as a resident Indian as per income tax calculation. Getting it? Resident, other terms, he should stay in India for 60 days or more in the previous year and stays 365 days or more during four previous years preceding that year. इस साल से 4 साल तक, लास्ट 4 साल में 365 डेज इंडिया में रहा है, जिसमें से मिनिमम 60 डेज वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में ठहरा है, तब भी उसको हम रेसिडेंट इंडियन मानेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जिनको समय है वो थोड़ा जाकर इसको इन डेप्थ पढ़ लेंगे, थ्योरी वो काम आ जाएगा। ये सीए के लिए भी, जो जिनका सीए का एग्जाम है, इंडियन बैंक, यूको बैंक, उनको भी काम आएगा ये सीए के लिए। और 15 लाख का रूल क्या है? अगर उसका इनकम as per Finance Act 2020, a new trigger to stop wealthy Indians to parking themselves outside to avoid tax, there is a new rule. If an Indian citizen of or a person of Indian origin has income exceeding rupees 15 lakh in a year and who stays in India for 182 days or more, even less than 182 days, he will still be treated as a resident Indian. ठीक है, कुछ लोग दुबई में सेटल होते हैं, सब कुछ इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, बट दे गो एंड सेटल इन दुबई फॉर 6 months, दे स्टे इन दुबई 183 days, 184 days and then come back, okay, just to avoid tax. So wealthy Indians should not leave India. That's why there is a 15 lakh rule. If your income is above 15 lakh, then you have to stay in India for at least 120 days to become a resident Indian. ठीक है, इसको थोड़ा सा थ्योरी आपको पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। हु इज ए आरएनओआर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, a halfway status between an NRI and a full resident, gives returning NRI a soft landing. Foreign income is not taxed in India during a RNOR phase. तो
तो जो फॉरेन इनकम है, कोई इंडियन विदेश में सेटल था, इनकम भी कर रहा है वहां पे और इंडिया आना चाहता है और डरता है कि इंडिया आ जाएगा तो इंडिया में भी टैक्स लगेगा, फॉरेन में तो लग ही रहा है. सो ही इज अवॉर्डेड RNOR status so that he prefers to stay in India. Means he was a non-resident for India out of 10 years, 9 years he was a non-resident, but he stayed in India for 729 days but less during 7 previous preceding year. Then he will be treated as a resident but not ordinary resident. ठीक है? Because those who are returning to India for next 2 to 3 years they will not be taxed. तो टैक्स बचाने के लिए RNOR का स्टेटस मिलता है. ये भी मुझे लगता है कि बहुत बच्चों के लिए नया कंसेप्ट. MCQ में ये सब कवर कर लेंगे. डीम्ड रेसिडेंट, an Indian citizen whose Indian sourced income exceeds 15 lakh and who is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile and residence. He is called a deemed resident. Deemed resident क्या है? 15 लाख से ज्यादा का इनकम है और किसी दूसरे देश में उसका इनकम नहीं है और रहता भी नहीं है. ठीक है? क्यों ये रूल है? क्योंकि टू प्लॉग द स्टेटलेस लूप होल वेयर वेल्दी इंडियंस शिप to low tax havens like UAE and pay tax nowhere in the world. वो कहीं पे टैक्स नहीं दे रहे थे. ऐसे लोगों के लिए ये डीम्ड रेसिडेंट का स्टेटस मिलता है. ठीक है? कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, पढ़ेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा. मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, आगे आप इसको पढ़ लेंगे. और जो फॉरेक्स का प्री रिकॉर्डेड सेशन है उसमें मैंने पूरा डिटेल में भी POI, OCI ये सब बात किया. POI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCB ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी मतलब बाहर का कोई ऑर्गेनाइजेशन. NRI अकाउंट टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. NRI अकाउंट टाइप्स इसको देखते हैं. NRE, NRO, FCNRB, SNRR and RFC. NRE means non-resident external rupee account, parks foreign income in INR, fully repatriable and tax-free interest. Fully repatriable means जिस देश से वो पैसा भेज रहा है उस देश को वो वापस पैसा ले सकता है. राइट? That is NRE account opened by a non-resident person. To park is foreign income, not Indian income. NRO is a non-resident account, but it parks Indian income. Like I am settled in Dubai, completely settled in Dubai. I am getting salary from Emirates, जिसमें मैं पायलट हूँ, पैसा मिल रहा है बहुत अच्छा खासा. But I don't want to settle for lifelong in Dubai, or my children are in India. So I am sending money India, right? So my money from Dubai is parked in NRE account. My salary, whatever I'm getting from Emirates, it is parked there. But I have rental income in India. I have bungalows like Saif Ali Khan Haji's residence, Patodi house. He rents it to filmmakers. कौन सा मूवी है वो शूटिंग हुआ था रणबीर कपूर का, एनिमल. सैफ अली खान के घर में शूटिंग हुआ था ना. तो उसी तरह से मेरा भी 2-4 बंगलो है, मैं बॉलीवुड वालों को दे देता हूँ. ठीक है? कि शूटिंग करिए. तो वो पैसा जो आएगा कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? वो थोड़ी मेरे दुबई वाले अकाउंट को भेजेंगे. दैट विल बी credited to my NRO account. FCNRB, foreign currency non-resident deposit account. It is like FD account in foreign currency, no exchange rate. SNRR, special non-resident rupee account for specific permissible business transaction. Non-resident bearing maximum 7 years. RFC, resident foreign currency for NRIs who have returned permanently to keep foreign currency legally in India. RFC means resident foreign currency. मैं दुबई में था, $50,000 मेरे पास है. इंडिया में कहाँ पे पार्क करूंगा? डॉलर का प्राइस बढ़ता है. सेविंग मनी इन डॉलर. फॉरेक्स इज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. सो आई विल आफ्टर कमिंग टू इंडिया आई विल पार्क ऑल दैट मनी इन RFC, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट. ओके? डिफरेंस है NRE, NRO, FCNRB अकाउंट में डिफरेंस. करेंसी इट कैन बी INR अकाउंट. सोर्स ऑफ फंड फॉरेन अर्निंग्स ओनली. FCNRB में मेंटेन होता है USD में. ठीक है? अकाउंट टाइप्स SB, करंट, RD, FD. NRO also all types of account, but FCNRB only term deposit. Tenor of FD in NRE account 1 to 10 years, 7 to 10 years. It is 1 to 5 years. Okay, it is tax. NRE is tax free in India. NRO fully taxable, TDS deduct होता है.
FCNR-B टैक्स फ्री इन इंडिया, ठीक है। रिपेट्रेबिलिटी, फुली रिपेट्रेबल, पूरा विदेश को जा सकता है पैसा। NRO अकाउंट का पैसा ओनली 1 मिलियन पर ईयर, $1 मिलियन पर ईयर बाहर भेजा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड FCNR-B मनी फुल्ली रिपेट्रेबल, ओके। जॉइंट विथ रेसिडेंट, फॉर्मर और सर्वाइवर अलाउड इन NRI, NRO either or survivor, and FCNR-B permitted फॉर्मर और सर्वाइवर इज अलाउड, ठीक है। जॉइंट अकाउंट में पता है फॉर्मर और सर्वाइवर, या तो पहले वाला, जब पहले वाला मर जाएगा फिर सर्वाइवर इसको यूज कर सकता है। आइदर और सर्वाइवर मींस दोनों में से कोई इसको यूज करेगा, ठीक है।